हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 9 फरवरी 2026 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों को, और आपको प्रश्नों के साथ साथ उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी है, उसके साथ आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी के सभी महत्वपूर्ण एग्जामों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपको पर डे जो है कि आपको आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, परमाणविक प्रतीकों के नियमानुसार निम्नलिखित में से किस प्रतीक को तत्व फास्फोरस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपका सही जवाब है विकल्प ए, पी। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? पी होता है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या समझते हैं। तत्वों के परमाणविक प्रतीकों के नियम आईयूपीएसी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। प्रतीक जो है एक या दो अक्षर के होते हैं, जिसमें पहला अक्षर सदैव बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होता है। जिन तत्वों के नाम अंग्रेजी में फोरस पर समाप्त होते हैं, उनके प्रतीक में पी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके रासायनिक नाम से ही इसके प्रतीक को लिया गया है। फास्फोरस के परमाणुक प्रतीक के लिए पी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य उदाहरण जैसे पोटेशियम का क्या होता है? के, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न है कि पादपों में पत्तियों में बना भोजन डैश नामक जटिल ऊतक द्वारा अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो पत्तियों में बना हुआ भोजन होता है वो फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम नामक जटिल ऊतक द्वारा अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। प्रश्न की व्याख्या है, फ्लोएम जो है पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम एक जीवित जटिल ऊतक है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का स्थानांतरण करना। और फ्लोएम के प्रमुख घटक चालनी नलिकाएं, सहचारी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेकाइमा तथा फ्लोएम रेशे हैं। और भोजन का परिवहन फ्लोएम में ऊपर से नीचे दोनों दिशाओं में हो सकता है। और जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जो है जल एवं खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। तो इन दोनों में अंतर है। जाइलम जो जल और खनिज का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? तो वो जो है कि भोजन का परिवहन करता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए एक नियत बल कार्य करता है, जिससे उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी प्रारंभिक वेग क्या है? 2 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग क्या है? 2 सेकंड के बाद 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि यही बल 4 सेकंड की अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? आपका सही जवाब है विकल्प सी, 14 मीटर सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड। आइए समझते हैं कैसे। तो देखिए, दिया गया है द्रव्यमान कितना दिया गया है? 4 किलोग्राम, और प्रारंभिक वेग कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड, और 2 सेकंड में अंतिम वेग कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में अंतिम वेग जो है वो 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो समय t1 बराबर कितना दिया है? 2 सेकंड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से त्वरण ज्ञात करेंगे, क्योंकि समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या ज्ञात करना है? त्वरण। तो त्वरण जब हम इसका ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है v1 माइनस u अपान t1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जब आपको त्वरण ज्ञात हो गया तो उसी बल को आप 4 सेकंड के लिए लगाने पर आप निकालेंगे, तो u आपका प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण आपने ज्ञात किया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t2 क्या हो गया? 4 सेकंड। तो अब समीकरण पे जब इसको सॉल्व कर जब आप सवाल को रखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? v इक्वल टू 14 मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बल क्या करता है? वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है।
समान बल एवं समान द्रव्यमान पर त्वरण नियत रहता है। समीकरण है V बराबर U प्लस AT। इसका उपयोग अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु अल्पतम अभिक्रियाशील है? आपको बताना है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील है वो है Au यानी कि सोना। और सोना से अधिक कौन है? लोहा। ठीक है, सबसे पहले कौन है? Au से अधिक है आपका Fe यानी कि लोहा, और Fe से अधिक है आपका कैल्शियम यानी कि Ca, और इससे भी अधिक कौन है? आपका पोटेशियम यानी कि K। तो ये अभिक्रियाशीलता का क्रम है घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक है, सबसे कम कौन है? Au, और सबसे अधिक कौन है? पोटेशियम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं का क्रम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील से सबसे कम अभिक्रियाशील। तो सबसे अधिक किसको बताया हमने? पोटेशियम। और सबसे कम कौन है? सोना। सोना क्या है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं में से एक है। कम अभिक्रियाशील धातुएं सामान्य परिस्थितियों में वायु और जल से आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। सोना एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि इनमें संक्षारण बहुत कम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़े। एसआई पद्धति में औसत चाल का सही मात्रक क्या है? तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी विकल्प सी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। आपका प्रश्न है एसआई पद्धति में औसत चाल का सही मात्रक क्या है? आपका सही जवाब है विकल्प बी, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एसआई पद्धति में औसत चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल बराबर कितना होता है? तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को सेकेंड में। तो इस तरह से आपका मात्रक क्या प्राप्त हुआ? मीटर प्रति सेकेंड। चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है? एक सदिश राशि है। औसत चाल में कुल दूरी ली जाती है, जबकि औसत वेग में विस्थापन लिया जाता है। तो एसआई पद्धति में किसी भी चाल या वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भार और द्रव्यमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका विकल्प दिया गया है कि चंद्रमा पर द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होता है। दूसरा विकल्प है चंद्रमा पर केवल द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तीसरा विकल्प है कि चंद्रमा पर केवल भार में परिवर्तन होता है। और चौथा है कि न तो उसके द्रव्यमान में और न ही उसके भार में परिवर्तन होता है। तो आपका सही जवाब क्या है? विकल्प सी, कि चंद्रमा पर केवल भार में परिवर्तन होता है। व्याख्या देखते हैं कि द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है और यह स्थिर रहता है, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होता। भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यह स्थान के अनुसार बदलता है, यानी कि भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 गुना होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, और इसका मापन तुला से किया जाता है। भार का मात्रक क्या है? न्यूटन, इसका मान स्प्रिंग तुला से किया जाता है। तो वस्तु का द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर, दोनों जगह द्रव्यमान उसका समान रहता है, लेकिन चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 गुना हो जाता है। अतः भार क्या है? एक सदिश राशि है, और द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखें। राइजोपस में कौन सी संरचना बीजाणु के निर्माण के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है? आपका सही जवाब है बीजाणुधानी, यानी स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो है राइजोपस में एक संरचना है जो बीजाणु के निर्माण के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या से समझते हैं। राइजोपस क्या है? एक कवक होता है
जो रोटी, फल आदि पर उगता है। राइजोपस में बीजाणु जो है अलैंगिक प्रजनन द्वारा बनते हैं। बीजाणुधानी के भीतर बनते हैं। बीजाणुधानी एक डंडी के सिरे पर होती है और इसके फटने पर बीजाणु बाहर निकलते हैं और नए राइजोपस का निर्माण करते हैं। हाइपी धागेनुमा संरचनाएं हैं जो भोजन के अवशोषण और उसके संवहन में सहायक होती हैं। राइजोइड्स जो है वो सतह से जुड़ने तथा अवशोषण में सहायक है और माइसेलियम जो है राइजोपस के संपूर्ण तंतुमय जाल को कहते हैं। तो सिर्फ आपने एक प्रश्न के आंसर नहीं देखे बल्कि उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि यह, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब है विकल्प ए, यह हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उसमें उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाला होता है। व्याख्या देखते हैं। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है जो धातुओं में सबसे अधिक है। टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है इसलिए यह गर्म होकर जल्दी नष्ट नहीं होता। प्रकाश बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग उच्च ताप पर स्थायित्व के लिए किया जाता है ताकि अगर ताप बढ़ता भी है तो वो स्थायित्व उसका बना रहेगा। इसका उपयोग विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक उपकरण और हीटर में किया जाता है। टंगस्टन जो है वो कठोर, मजबूत तथा तन्य धातु होती है। टंगस्टन विद्युत चालकता के साथ साथ उच्च ताप सहन करने की भी क्षमता रखता है। टंगस्टन वायु में ऑक्सीकरण का प्रतिरोध करती है इसलिए यह लंबे समय तक कार्य करती है। अगला प्रश्न देखें। एक ध्वनि तरंग की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है। यदि तरंग की तरंगदैर्घ्य 0.4 मीटर है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 80 हर्ट्ज। ठीक है, ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम के तापमान, घनत्व और लोच पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का संचरण होता है, पदार्थ का नहीं। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है जबकि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? F = v/λ, जहां F क्या है? आवृत्ति, v क्या है? चाल और तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। कौन सा गुणधर्म कार्बन को दीर्घ श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम बनाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। आइए सवाल की व्याख्या देखें। कैटेनेशन क्या है? कार्बन में स्वयं से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं या वलय बनाने की क्षमता होती है। कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल, द्विक या त्रिक सहसंयोजक बंधन बनाकर जुड़ सकते हैं। श्रृंखलन के कारण कार्बन लाखों यौगिकों बना सकता है तथा अन्य तत्वों में यह संभव नहीं है। सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा वलयाकार संरचना तीनों कार्बन बना सकता है। यह गुण कार्बन को जैविक रसायन की विशाल विविधता का आधार बना सकता है और यह गुण कार्बन को हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलरीन, ग्राफीन आदि कार्बन की विभिन्न संरचनाओं के उदाहरण हैं। तो आपने समझा श्रृंखलन क्या होता है? तो कार्बन में स्वयं से जुड़कर लंबी श्रृंखला या फिर वलय बनाने की क्षमता को कहते हैं। अगला प्रश्न देखें। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उदासीनीकरण, जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं।
और आप सभी को पता है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी जिसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। उदासीनीकरण में अम्ल H धनायन और क्षार OH ऋणायन परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सामान्य समीकरण अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल, यही जो अभिक्रिया है इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O। यह अभिक्रिया जो है ये ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा निकलती है। उदासीनीकरण रोजमर्रा के जीवन में अपचय की दवा यानी एंटासिड में अपच की दवा यानी एंटासिड के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक नहीं है यानी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए लिटमस। ठीक है, लिटमस जो है ये आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है, बाकी वेनिला है, प्याज है, लवंग का तेल है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। घ्राण सूचक वे प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार में अलग अलग होती है। वेनिला, प्याज, लवंग का तेल आदि जो है ये घ्राण सूचक यानी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। इनकी गंध अम्लीय माध्यम में सामान्य से भिन्न तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है। लिटमस एक रासायनिक सूचक है, घ्राण सूचक नहीं है। लिटमस अम्ल में लाल और क्षार में नीला रंग को दर्शाता है। घ्राण सूचक मुख्यतः प्रयोगशाला में सीमित रूप से उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है घ्राण सूचक क्या है इसमें, यानी कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, तो वेनिला है, प्याज है, लवंग का तेल है, जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में गंध बदलता है। लिटमस जो है एक रासायनिक सूचक है, घ्राण सूचक नहीं होता है। लिटमस में अम्ल क्या है, लाल, और क्षार क्या होता है, नीला हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, एक वैज्ञानिक ने एक बहुकोशिकीय जीव में प्रजनन प्रक्रिया का अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधे द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी द्विखंडन, जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं। द्विखंडन पौधे मुख्यतः अलैंगिक प्रजनन यानी कि कायिक प्रवर्धन द्वारा करते हैं। कायिक प्रवर्धन में पौधे का कोई भाग, जड़ हो, तना हो या फिर पत्ती हो, इनसे नए पौधे बनते हैं, जैसे कि आलू में कंद, अदरक में राइजोम, ब्रायोफिलम में पत्तियां और गुलाब में कलम। खंडन में कुछ निम्न पौधे जैसे कि शैवाल में पाया जाता है, और मुकुलन कुछ पौधों तथा प्राणियों में होता है। पौधों जैसे कि ईस्ट में और प्राणी जैसे कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। और द्विखंडन जो है, बाइनरी फिजन जो है, ये एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। ठीक है, पौधों में द्विखंडन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। चलें अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक लड़का बल लगाकर किसी वस्तु को अपने सिर के ऊपर उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऋणात्मक है। विकल्प है कि वस्तु द्वारा दिया गया कार्य, दूसरा विकल्प है लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, तीसरा है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, और चौथा विकल्प है लड़के द्वारा किया गया कार्य। तो कौन सा कार्य ऋणात्मक होगा। आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प सी गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर उठाई जाती है तो उसका विस्थापन ऊपर की ओर होता है। गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, तो विस्थापन और गुरुत्वीय बल की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, यानी 180 डिग्री कोण बनाता है। कार्य का सूत्र क्या है, W = Fs cos थीटा, जहां पे थीटा बल F और विस्थापन के बीच का कोण है। तो गुरुत्वीय बल के लिए थीटा 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1। अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। तो जब हम वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो लगाया गया बल ऊपर की ओर होता है, इसलिए वह धनात्मक कार्य करता है। अगला प्रश्न, टोस्टर में तापन तार यानी हीटिंग वायर लाल दीप्त होता है क्योंकि। आपका विकल्प है कि इसमें धारा अति उच्च होती है,
इसका गलनांक निम्न होता है, इसका प्रतिरोध शून्य होता है, या यह धारा का प्रतिरोध करता है और गर्म हो जाता है। आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब है विकल्प डी, यह धारा का प्रतिरोध करता है और गर्म हो जाता है। धारा के प्रवाहित होने पर चालक तार धारा का प्रतिरोध करता है और इसके कारण तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जूल का नियम क्या है? H = I²RT। तो हीटर वायर का प्रतिरोध अधिक होता है और अधिक ऊष्मा के कारण हीटिंग तार लाल दीप्त हो जाता है। तो विद्युत धारा जब किसी चालक तार में प्रवाहित होती है तो तार उसका प्रतिरोध करता है और इसके कारण चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे जूल ऊष्मन कहते हैं। हीटिंग वायर जैसे कि नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब हीटिंग वायर पर्याप्त गर्म होता है तो वह लाल दीप्त होकर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। आपका अगला प्रश्न है कि जब प्रतिबिंब को अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो इसमें जो है कि V कितना है? 30 सेंटीमीटर और U कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो M आवर्धन का सूत्र क्या होता है? M = -V/U, जहां पे V कितना है? 30, तो -30/40। आंसर कितना होगा? 3/4। आंसर विकल्प डी, माइनस का 3/4। आइए इसकी व्याख्या देखें। अवतल दर्पण से बना वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। जब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब C के परे बनता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। आवर्धन का सूत्र है M = -V/U। चिन्ह नियम, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V ऋणात्मक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको दर्पण सूत्र याद रखना होगा 1/f = 1/v + 1/u। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए है, तैलीय खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उनका खराब होना रुक जाता है। कारण है, वायुरोधी बर्तन वसा और तेल के ऑक्सीकरण को धीमा कर देते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और उसका कारण। तो कथन और कारण में आपको जवाब देना है। तो आपका सही जवाब है विकल्प बी, दोनों कथन आपके कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया से खराब हो जाते हैं। ऑक्सीकरण से भोजन में दुर्गंध, बदबू, बुरा स्वाद तथा पोषक तत्वों की हानि होती है और उसे जब हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क को कम कर देते हैं, जिससे कि ऑक्सीकरण की दर धीमी हो जाती है। इस प्रकार तैलीय पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उनका खराब होना रुक जाता है। तेल और वसा के ऑक्सीकरण को प्रकाश, ऊष्मा, नमी और धातु आयन भी तेज करते हैं। अगला प्रश्न देखें। एक विद्यार्थी अवतल लेंस द्वारा पर्दे पर निर्मित किए गए एक छोटे वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है, इसमें क्या गलती है? आपका विकल्प है अवतल लेंस प्रकाश को अपवर्तित नहीं करता। दूसरा विकल्प है अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। तीसरा है अवतल लेंस सदैव प्रकाश को अभिसरित करता है और चौथा विकल्प है कि अवतल लेंस आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बना सकता। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। व्याख्या, अवतल लेंस क्या है? एक अपसारी लेंस होता है जो प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा लघु प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका बी विकल्प जो है ये सही नहीं था कि यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बना सकता, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल लेंस का फोकस और प्रतिबिंब सदैव उसी ओर बनते हैं जिस ओर से प्रकाश आता है। और अगला प्रश्न देखें।
ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन पर कणों के बीच का स्थान किस प्रकार से बदलता है? विकल्प है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान स्थान अपरिवर्तित रहता है। दूसरा विकल्प है ठोस और गैस के कणों के बीच सदैव बराबर स्थान होता है। और तीसरा विकल्प है कि ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन होने पर स्थान बढ़ता जाता है। चौथा है ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन होने पर स्थान कम हो जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन होने पर स्थान बढ़ता जाता है। व्याख्या, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में कण जो है बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच का अंतराल बहुत कम होता है। तो द्रव में कणों के बीच का अंतराल ठोस की तुलना में अधिक होता है और गैस में कणों के बीच का अंतराल बहुत कम होता है। गैस में कणों के बीच का अंतराल बहुत अधिक होता है। तो ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन पर कणों की गति बढ़ती है और उनके बीच का स्थान बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न देखें। एक सीलबंद सिरिंज जिसमें वायु भरी हुई है, इसके एक सिरे पर दाब आरोपित किया जाए जबकि दूसरे सिरे को बंद रखा जाता है। सिरिंज के अंदर वायु की स्थिति के संदर्भ में क्रिया का सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? विकल्प है कि सिरिंज से वायु पूरी तरह से निकल जाती है। दूसरा है वायु का आयतन बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। तीसरा विकल्प है उल्लेखनीय रूप से अंदर की वायु के तापमान का पतन हो जाता है। और चौथा विकल्प है कि वायु का आयतन कम होता है और उसका दाब बढ़ जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी, वायु का आयतन कम हो जाता है और उसका दाब बढ़ जाता है। जब किसी सीलबंद सिरिंज में वायु पर दाब लगाया जाता है और तापमान लगभग स्थिर रहता है तो वायु का आयतन घटता है। यह जो है बॉयल के नियम पर आधारित है और निश्चित तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और दाब के घटने पर आयतन बढ़ जाता है। तो सीलबंद सिरिंज में वायु बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए दाब लगने पर वायु संपीड़ित हो जाती है और यह गुण गैसों की संपीड्यता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखें। पादपों में भोजन का परिवहन करने वाले जटिल ऊतक को क्या कहा जाता है और इसमें चालनी नलिकाएं और कुछ उनके जैसी जीवित कोशिकाएं हैं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका जवाब है विकल्प डी, फ्लोएम, सहचर कोशिकाएं। आइए एक बार फिर से प्रश्न समझें। पादपों में भोजन का परिवहन करने वाले जटिल ऊतक को क्या कहते हैं? फ्लोएम। और इसमें चालनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं जैसी जीवित कोशिकाएं होती हैं। व्याख्या देखते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं? पादपों में भोजन के परिवहन करने वाला एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। फ्लोएम ऊतक में मुख्य रूप से चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। चालनी नलिकाएं पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जिनके सिरे पर शिथिल चालनी पट्टिकाएं होती हैं, यानी शिव प्लेट्स होती हैं। सहचर कोशिकाएं छोटी, संकीर्ण और घनी साइटोप्लाज्म वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो चालनी नलिकाओं के साथ मिलकर कार्य करती हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कौन सा संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों को सपोर्ट प्रदान करता है? आपका विकल्प है कंडरा, दूसरा है एरियोलर ऊतक, तीसरा है सल्की उपकला और चौथा है स्नायु। तो सही जवाब है आपका विकल्प बी, एरियोलर ऊतक। यानी एरियोलर टिश्यू जो है वो एक शिथिल संयोजी ऊतक होता है जो आंतरिक अंगों के बीच भरण का कार्य करता है। यह ऊतक अंगों को सपोर्ट यानी सहारा, सुरक्षा और इसके फिक्सेशन प्रदान करता है। एरियोलर ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट कोशिकाएं और प्लाज्मा कोशिकाएं। ठीक है, इस तरह की कोशिकाएं जो है कि इसमें पाई जाती हैं और यह ऊतक
रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं से युक्त होता है। यह त्वचा के नीचे, अंगों के चारों ओर तथा रक्त वाहिकाओं के आसपास पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें कि पौधों में रोगजनक रोगाणु किसके माध्यम से संचारित हो सकते हैं। विकल्प है मृदा और वायु दोनों, न तो मृदा न तो वायु, और विकल्प डी है वायु। तो किसके माध्यम से संचारित होते हैं? आपका विकल्प है बी, मृदा और वायु दोनों। अनेक पादप रोग जीवाणु, कवक तथा विषाणुओं के कारण होते हैं। रोगजनक मृदा तथा वायु दोनों से फैल सकते हैं और संक्रमित बीज भी रोग फैलाने का माध्यम बन सकते हैं। पौधों में रोग की रोकथाम के लिए स्वच्छ कृषि पद्धतियों का आवश्यक है और रोगग्रस्त पौधों को अलग करना संक्रमण को कम करता है। स्वच्छ उपकरणों के प्रयोग से रोग फैलने की संभावना घटती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, जन्म के समय बालिका के अंडाशय में क्या होता है? विकल्प है ए कि परिपक्व और अपरिपक्व दोनों अंडे, केवल परिपक्व अंडे, केवल अपरिपक्व अंडे, या कोई अंडे नहीं। तो जवाब क्या है आपका? विकल्प सी, केवल अपरिपक्व अंडे, ओनली इमेच्योर एग्स। स्त्री में अंडाणु अंडाशय में पाए जाते हैं और जन्म के समय बालिका के दोनों अंडाशयों में अपूर्ण विकसित अंडाणुओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। इनमें से अधिकांश अंडाणु जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही नष्ट हो जाते हैं। यौन आरंभ के बाद प्रत्येक माह एक अंडाणु सामान्यतः परिपक्व होता है और अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन के समय बाहर निकलता है। परिपक्व अंडाणु का निषेचन होने पर गर्भधारण संभव होता है, यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म होता है। तो आपने जो है कि इस वीडियो के अंतर्गत कुल विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी तैयारी के लिए हम बेहतर से बेहतर प्रयास करने की कोशिश करते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।